हेलो नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी इकाई नंबर 4 अकेली उसका हम स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें इकाई नंबर 4 अकेली, उनके जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी है और उनके साहित्य का प्रकार है कहानी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जो पैराग्राफ है उनमें मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक प्रकार हमें पढ़ लेना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और इस अकेली जो कहानी है उसमें सोमा बुआ के बारे में भी बताया गया है। वो सारा बहुत हमें पढ़ लेना है। उसके बाद मुख्य रूप से आज जो वीडियो जिस टॉपिक पे है वो स्वाध्याय सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज हम एक एक करके सभी जो प्रश्न है उनका सही सही उत्तर आपको देंगे। तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो हमें क्या कहा है कि नीचे जो कुल मिला के हमें एक दो तीन चार चार जो प्रश्न दिए हुए हैं विकल्प सहित, उनमें से जो चार में से एक सही विकल्प है उनको हमें चुनना है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में है दोस्तों। अगर आप चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक में राइट का निशान लगा सकते हैं। तो देखिए पहला है, अकेली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो क ख ग घ, तो उनका जो लेखिका है कहानीकार है मनु भंडारी। तो उसमें हमें टिक मार्क कर देना है ख में। दूसरा है, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? तो उनका उत्तर है ग, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। तीसरा प्रश्न है, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो उनका उत्तर आएगा क राधा। चौथा प्रश्न है, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? घ यानी कि अंगूठी। उसके बाद मुख्य प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? उत्तर, अकेली कहानी की मुख्य पात्र सोमा बुआ है। दूसरा प्रश्न है, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? उत्तर, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी आस पड़ोस के लोगों यानी पड़ोसियों के सुख दुख में शामिल होकर उनके भरोसे काटनी पड़ती थी। तीसरा प्रश्न, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? उत्तर, सोमा बुआ के मृत बेटे का नाम हरखू था। चौथा प्रश्न, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? उत्तर, सोमा बुआ को उनके समधी या दूर के रिश्तेदार भागीरथ जी के बेटे के ब्याह का न्योता नहीं मिला था। पांचवा प्रश्न है, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपये थे? उत्तर, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कुल 7 रुपये थे। उसके बाद मुख्य तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? उत्तर, सोमा बुआ पिछले 20 साल से एक अत्यंत एकांकी, परित्यक्त और अकेला जीवन जी रही थी। उनके जवान बेटे की मृत्यु के बाद उनके पति उन्हें छोड़कर तीर्थवासी हो गए थे और साल में केवल 1 महीना उनके पास आते थे। बुआ इसी अकेलेपन को भूलने के लिए पूरे गांव मोहल्ले के कामों में व्यस्त रहती थी। दूसरा प्रश्न, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वहां क्या करती थी? उत्तर, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर बिना बुलाए ही किसी भी मुंडन, ब्याह, यज्ञ या अन्य मांगलिक प्रसंग पर पहुंच जाती थी। वहां जाकर वे घर के सदस्य की तरह पूरे उत्साह के साथ काम संभाल लेती थी, जैसे अनाज फटकना, तरकारी काटना या मेहमानों की खातिरदारी करना। तीसरा प्रश्न, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? उत्तर, सोमा बुआ के पति का व्यवहार रूखा, विरक्त और उदासीन था। पुत्र वियोग के कारण वे घर संसार छोड़कर हरिद्वार में रहते थे। जब वे साल में एक बार महीने भर के लिए आते तो बुआ का आस पड़ोस में आना जाना और हंसना बोलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वे बुआ पर हमेशा अंकुश लगाना चाहते थे। चौथा प्रश्न, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? उत्तर, सोमा बुआ को लगा कि उनके समधी समधी भागीरथ जी के यहाँ से शादी का बुलावा जरूर आएगा। समधियों के यहाँ खाली हाथ जाना बुआ को ठीक नहीं लगा। अपनी लाज रखने और ब्याह में देने के लिए उपहार, सिंदूरदानी, साड़ी और ब्लाउज खरीदने हेतु उनके पास पैसे नहीं थे।
इसलिए उन्होंने अपने मृत पुत्र की आखिरी निशानी यानी सोने की अंगूठी बेच दी। चौथा मुख्य प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 सह वाक्यों में दीजिए। प्रश्न पहला, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? उत्तर, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या अत्यधिक अकेली और भावनात्मक रूप से असुरक्षित होना थी। कई साल पहले उनके जवान बेटे की असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके गहरे सदमे के कारण उनके पति घर बार छोड़कर सन्यासी की तरह तीर्थवासी हो गए हैं। पति साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आते, लेकिन वे बुआ को कोई भावनात्मक संबल देने के बजाय उन पर बंदिशें लगाते थे। उनका कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं था जो उनकी सुध ले। इस पारिवारिक विखंडन और अकेलेपन के कारण बुआ मानसिक रूप से टूट चुकी थी और अपनी इसी शून्यता को भरने के लिए वे दूसरों के घरों के कामों में अपनी खुशियाँ ढूंढती थी। दूसरा प्रश्न, सोमा बुआ ने संबंधी के वहां ब्याह में जाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की थी? उत्तर, जब सोमा बुआ को पता चला कि उनके समधी भागीरथ जी के लड़के की शादी है, तो उन्होंने मान लिया कि बुलावा जरूर आएगा। उन्होंने जाने के लिए बड़े चाव से तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े मृत बेटे के आखिरी निशानी सोने की अंगूठी को रोते हुए राधा भाभी की मदद से बेचा। उन पैसों से उन्होंने समधियों के यहाँ भेंट देने के लिए बाजार से चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। शादी के दिन बुआ सुबह से ही नहा धोकर अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर, जेवर निकालकर और ऊपर समेटकर सज धज कर बैठ गई और आतुरता से बुलावे का इंतजार करने लगी। पांचवा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं। उत्तर, उनका हमें क्या करना है दोस्तों, आशय स्पष्ट करना ही है, यानी कि इसमें इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, उत्तर है उनका आशय करके हमें लिखना है। इस कथन के माध्यम से सोमा बुआ की सरल और आत्मीय सोच प्रकट होती है। बुआ पूरे मोहल्ले को अपना ही परिवार मानती थी। उनका मानना था कि समाज या पड़ोस में यदि किसी के घर में कोई बड़ा आयोजन या संकट हो, तो हमें बिना आमंत्रण के भी अपनों की तरह मदद के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम संकट या उत्सव के समय एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, तो कोई बाहरी व्यक्ति हमारी मदद करने नहीं आएगा। यह पंक्ति बुआ के निश्चल और सहयोगात्मक स्वभाव को दर्शाती है। दूसरा है, एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताइए, या कभी किया हो तो जाने। उत्तर, उनका आशय है। इस कथन के जरिए सोमा बुआ दूसरों के घरों में अपनी उपयोगिता और बड़प्पन सिद्ध करना चाहती है। जब वे किसी के घर बिना बुलाए काम करने पहुंचती थी, तो वहां की अव्यवस्था देखकर वे जताती थी कि आज की युवा पीढ़ी को रीति रिवाजों और बड़े आयोजनों को संभालने का तजुर्बा नहीं है। घर में किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति जैसे कि स्वयं बुआ का होना कितना जरूरी है, ताकि काम सही ढंग यानी कि गत से सुव्यवस्थित हो सके। यह बुआ के इसी मनोविज्ञान को दिखाता है कि वे खुद खुद को अनचाही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बेहद जरूरी साबित करना चाहती थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमें कुछ नीचे जो कथन दिए हैं, सबसे पहले हमें उनकी वाक्य पूर्ति विकल्प चुनना है, उसके बाद वाक्य पूर्ण भी करना है। तो देखिए, पहला है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय खाली जगह मोह नहीं छोड़ा। तो उनका उत्तर आता है, मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का। तो क ख ग घ में से क में राइट कर देना है। और साथ में यदि आप पूर्ण वाक्य बनाना चाहे तो पूर्ण वाक्य इस प्रकार से हमें बना देना है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों में समय मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा था। दूसरा है, गली में चूड़ी वाली अ, चूड़ी वाले की आवाज सुनकर उनकी दृष्टि खाली जगह जाकर टिक गई। उनका उत्तर आएगा घ, अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर। तो उनका पूर्ण वाक्य बनेगा, गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनकर उनकी दृष्टि अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। उसके बाद है तीसरा है, राधा भाभी ने समाधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या लाकर दिया। तो उनका उत्तर आएगा ख, चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज। तो हमें जोड़ देना है, राधा भाभी ने समाधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा लाकर दिया।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए हिंदी के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।